दूं, ये चैप्टर जो है आपका जो यूपी और बिहार वाले स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीसीएस, यूपी पीसीएस हो या बिहार बीपीएससी एग्जाम हो, तो उनके लिहाज से यहाँ पर जो है स्थानीय आपके क्षेत्रीय हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं इनसे। ठीक है, तो इस चैप्टर पर अच्छा फोकस रखें आप लोग भी यहाँ पर, बिहार और यूपी वाले खास करके। ठीक है, और बाद बाकी यूपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो यहाँ पर देखिए पाली पुस्तकें जो हुई हैं इनसे हमें पता चलता है कि जनपद बढ़कर अब महाजनपद बन गए, यानी कि पाली पुस्तकों में ही हमें सबसे पहले आरंभ में पता चलता है कि अब जनपद जो है वो बढ़कर महाजनपद बन गए। तो पहला पॉइंट यही नोट कर लीजिए कि पाली पुस्तकों से पता चलता है कि जनपद बढ़कर महाजनपद बन गए। देखिए बुद्ध के समय जो है वो 16 बड़े बड़े राज्य पाते हैं जो महाजनपद कहलाते थे, यानी बुद्ध के टाइम पर 16 बड़े महाजनपद थे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट नोट कर लेना आप। अब देखिए ये 16 जो बड़े जनपद थे ये कहां से कहां तक फैले हुए थे ये भी आप जान लीजिए। ये विंध्य के उत्तर में और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से बिहार तक फैले हुए थे। तो आपका सेकंड का सब पॉइंट है, सेकंड का सब पॉइंट आप नोट करेंगे, ये विंध्य के उत्तर में और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से बिहार तक फैले हुए थे। ठीक है, ये सेकंड का सब पॉइंट है। अब देखिए इनमें कौन कौन शामिल था, यानी कि 16 बड़े बड़े महाजनपदों का जिक्र किया गया बुद्ध के समय में, तो इनमें कौन कौन से शामिल थे। तो सेकंड का सेकंड सब पॉइंट है, इनमें मगध, कौशल, बस्त और अवंती अधिक शक्तिशाली थे, यानी कि इन्हें बहुत ज्यादा शक्तिशाली दिखाया है बुद्ध की रचनाओं में, बुद्ध की ग्रंथों में। ठीक है, मगध, कौशल, बस्त और अवंती। अब देखिए यहां पर हम पूर्व से स्टार्ट करेंगे, पूर्व से शुरू करने पर कौन सा पड़ता है अब मैं पहले मैप में एक बार को दिखा दे रहा हूं, उसके बाद आप समझ लीजिए। ठीक है, देखिए ये रहा हमारा यानी महाजनपदों का मैप है, इस बुक में ही दिया हुआ है। सबसे पूर्व में आपका देख रहे होंगे, सबसे पूर्व में जो आ रहा है अंग आ रहा है, सबसे पूर्व में जो आ रहा है अंग वाला पोर्शन आ रहा है। ठीक है, अंग वाला आ रहा है, आप देख रहे होंगे अंग वाला पोर्शन है। फिर मगध आ रहा है, इधर वैशाली, वज्जी, ठीक है, मल्ल, ये फिर इधर जो है श्रावस्ती, कपिलवस्तु, अयोध्या, वाराणसी या काशी। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे इनका। इधर हस्तिनापुर, ये हस्तिनापुर वाला पोर्शन आ गया। और नीचे यानी कि अवंती, यानी कि ये पूरा जो क्षेत्र है वो अवंती का है, अवंती साम्राज्य का क्षेत्र है। यानी यहाँ पर दो अवंती जो दो पार्टों में विभक्त था, एक उज्जैन में विभक्त था और दूसरा माहिष्मती में। यानी इसका उत्तर वाला भाग जो था उसकी राजधानी थी उज्जैन और दक्षिण वाले भाग की राजधानी थी इसके माहिष्मती। यानी अवंती साम्राज्य के दो पार्ट थे, एक तो उत्तर वाला यानी नॉर्थ वाला पार्ट और दूसरा साउथ वाला पार्ट। उत्तर वाले पार्ट की राजधानी थी उज्जैन और दक्षिण वाले की थी माहिष्मती। देखिए अभी लिखना नहीं है, मैं लिखवा दूंगा, अभी समझ लेते हैं मैप में केवल। ठीक है, तो सबसे पूर्व वाला हम यहाँ पर अंग जो है यानी अंग जनपद है, तो इसके बारे में हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पूर्व वाले जनपद के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब थर्ड पॉइंट अब आप नोट करेंगे, थर्ड पॉइंट अब यहाँ पे आप नोट करेंगे ये थर्ड पॉइंट है आपका अंग जनपद, ब्रैकेट में लिख लेना आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिले। अंग जनपद के आगे ब्रैकेट में लिख लेना कि अंग जनपद ब्रैकेट में आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिले, आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिले ब्रैकेट क्लोज। की राजधानी चंपा थी। अंग जनपद ब्रैकेट में आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिले की राजधानी चंपा थी। ठीक है, जहां ईसा पूर्व 6ठी सदी से आबादी होने के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि यहां पर हमें ईसा पूर्व 6ठी सदी से आबादी होने के प्रमाण मिलते हैं। अब देखिए जो बाद में क्या हुआ है कि अंग जनपद को इसके पड़ोस के शक्तिशाली मगध राज्य ने अपने में मिला लिया है। ठीक है, तो तीसरे का सब पॉइंट अंततो गत्वा, यानी अंततो गत्वा मतलब कि एंड में बिल्कुल आते आते यानी एंड में आते आते अंग जनपद के पड़ोस के शक्तिशाली मगध राज्य ने इसे अपने में मिला लिया। ठीक है, इस तरह से लिख लीजिए शॉर्ट में, अंततो गत्वा अंग को मगध ने अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर अगला जो आता है मगध, यानी कि जैसे मगध जनपद, जैसे अभी वर्तमान में आधुनिक पटना और गया जिला और एक शाहाबाद और पड़ता है बिहार में, तो इसका कुछ भाग आता है। ठीक है, दिखा दे रहा हूं मैप में मगध, ये रहा मगध। ठीक है, ये मगध रहा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये मगध रहा। तो अगला पॉइंट या चौथा पॉइंट अब आप नोट करेंगे यहां पर, चौथा पॉइंट, मगध जनपद में आधुनिक पटना और गया जिला तथा शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। ठीक है, अगला पॉइंट नोट करेंगे। देखिए गंगा के उत्तर में यहां पर एक गंगा के उत्तर में जैसे हम पढ़ते हैं, यानी पांचवा पॉइंट अब आप नोट करेंगे, गंगा के उत्तर में आज के तिरहुत प्रमंडल में वज्जियों का राज्य था। यानी आज तिरहुत प्रमंडल वहां बोला जाता है, वहां पर पहले कभी वज्जियों का राज्य था। ठीक है, तो मैं दिखा दे रहा हूं वज्जियों का, यानी कि ये वज्जी वाला गंगा के उत्तर में, इस साइड में ये वज्जी वाला राज्य है। ठीक है, वज्जी वाला। ठीक है,
तो पांचवा पॉइंट आप नोट करेंगे कि गंगा के उत्तर में आज के तिरहुत प्रमंडल में बज्जियों का राज्य था। पांचवें का पहला सब पॉइंट, यह 8 जनों का संघ था। पांचवें का सेकंड सब पॉइंट, इनमें सबसे प्रबल लिच्छवी थे जिनकी राजधानी वैशाली थी। इनमें सबसे प्रबल लिच्छवी थे जिनकी राजधानी वैशाली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए छठा पॉइंट अब आप नोट करेंगे। ठीक है, वज्जी के पश्चिम में हमें, यानी वज्जी के पश्चिम में बढ़ने पर, वज्जी के हम पश्चिम में और बढ़ गए, वज्जी के पश्चिम में हमें बढ़ने पर काशी जनपद, यानी काशी जनपद वज्जी यानी ये वाला हिस्सा है, इसके पश्चिम में ये देखिए ये काशी वाला हिस्सा बढ़ रहा है, यानी वाराणसी वाला पश्चिम में। ठीक है, इसके पश्चिम में इस तरफ ये देख रहे होंगे आप। तो अब आप छठा पॉइंट डालेंगे कि वज्जी के पश्चिम में काशी जनपद था। ठीक है, लिख लेना आप, वज्जी के पश्चिम में काशी जनपद था जिसकी राजधानी वाराणसी थी। वज्जी के पश्चिम में काशी जनपद था जिसकी राजधानी वाराणसी थी। अब देखिए बाद के समय में कौशल ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया है, यानी कि इसने जो है काशी ने बाद के समय में कौशल की शक्ति के आगे अपना समर्पण कर दिया है। तो छठे पॉइंट का सब पॉइंट लिख लेना आप कि बाद में इसने कौशल की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, यानी कि जो काशी था इसने कौशल की शक्ति के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका जो है कौशल जनपद। कौशल जनपद आता है अब आपका। ठीक है, यानी कि श्रावस्ती वाले हिस्से में पड़ता है कौशल जनपद, यहां पर इस हिस्से में पड़ता है ये। ठीक है, कौशल जनपद। तो चलिए अब देखते हैं कौशल जनपद के बारे में। सातवां पॉइंट अब आप नोट करेंगे। कौशल जनपद में पूर्वी उत्तर प्रदेश, कौशल जनपद में पूर्वी यूपी पड़ता था। कौशल जनपद में पूर्वी उत्तर प्रदेश पड़ता था। ठीक है, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। सातवां पॉइंट यही है, कौशल जनपद में पूर्वी यूपी पड़ता था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। इसकी सातवें का सब पॉइंट लिख लेना, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिलों की सीमा, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिलों में की जाती है। सीमा हटा देना, जिलों में की जाती है। ठीक है, ये लिख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सातवें का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे यहां पर। ठीक है, कौशल में महत्वपूर्ण नगरी अयोध्या भी थी, यानी कौशल में एक महत्वपूर्ण नगरी अयोध्या भी थी यहां पर। तो सातवें का सेकंड सब पॉइंट, कौशल में महत्वपूर्ण नगरी अयोध्या भी थी जिसका संबंध रामकथा से जोड़ा जाता है। जिसका संबंध रामकथा से जोड़ा जाता है। लेकिन फिर से वही बात यहां पर रिपीट होती है, परंतु उत्खनन से पता चलता है कि 500 ईसा पूर्व के पहले यहां आबादी नाम मात्र की थी। यानी कि यहां पर फिर से वही बात रिपीट हुई है कि यहां पर कौशल जो जनपद है, यानी कौशल जनपद के अंतर्गत अयोध्या भी आता था, लेकिन अयोध्या में 500 ईसा पूर्व से पहले के हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलते, आबादी का प्रमाण ही नहीं मिलता है। ठीक है, जबकि जो रामायण बोलता है, रामायण वही बोलता है कि आज से 5000 साल पुराने वहां पर सभ्यता, वहां पे राम का राज हुआ करता था, जबकि वहां पर लोग ही नहीं थे वहां पे। ठीक है, तो सातवें का सेकंड सब पॉइंट ये है कि कौशल में महत्वपूर्ण नगरी अयोध्या भी थी जिसका संबंध राम कथा से जोड़ा जाता है, परंतु उत्खनन से पता चलता है कि 500 ईसा पूर्व के पहले यहां आबादी नाम मात्र की थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सातवें का थर्ड सब पॉइंट है। सातवें का थर्ड सब पॉइंट है, थर्ड सब पॉइंट ये वाला है। देखिए कौशल में शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य भी शामिल था। कौशल में शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य भी शामिल था। अब देखिए ब्रैकेट में इसके आगे लिख लेना, इसी में थर्ड सब पॉइंट में, कि कपिलवस्तु राजधानी की पहचान बस्ती जिले के पिपरवा स्थान से की गई है। ब्रैकेट में लिख लेना इसी में थर्ड सब पॉइंट में, कि कपिलवस्तु की पहचान बस्ती जिले के पिपरवा स्थान से की गई है। ठीक है, अब देखिए चौथा सब पॉइंट अब आप नोट करेंगे इसी में, सातवें का चौथा सब पॉइंट है। देखिए शाक्यों की दूसरी राजधानी पिपरवा से 15 किलोमीटर दूर नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर थी। यानी पहली राजधानी तो आपकी यहां पर आपने देख ली लुम्बिनी, यानी जो कपिलवस्तु। ठीक है, यानी कपिलवस्तु हो गई पहली राजधानी। अब दूसरी राजधानी जो है वो पिपरवा जो है से 15 किलोमीटर दूर नेपाल में लुम्बिनी पड़ता है, तो वो दूसरी राजधानी बना था। ठीक है, तो चौथा पॉइंट नोट कर लेना, शाक्यों की दूसरी राजधानी पिपरवा से 15 किलोमीटर दूर नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट नोट करेंगे, आठवां पॉइंट। देखिए कौशल के पड़ोस में मल्लों का गणराज्य था, मल्ल गणराज्य और था यहां पर।
कौशल के पड़ोस में, 8वां पॉइंट है, कौशल के पड़ोस में मल्लों का गणराज्य था। इसकी सीमा वज्जी राज्य की उत्तरी सीमा से जुड़ी थी। इसकी सीमा वज्जी राज्य की उत्तरी सीमा से जुड़ी थी। 8वें का सब पॉइंट है, देखिए मल्लों की राजधानी जो थी कुशीनारा, जैसे कुशीनगर भी बोलते हैं, कुशीनारा थी जहां बुद्ध की मृत्यु हुई थी। यानी कि फिर से रिपीट कर रहा हूं, मल्लों की राजधानी कुशीनारा। कुशीनगर में ब्रैकेट में लिख लेना देवरिया उत्तर प्रदेश, यानी आपको आभास हो जाएगा ये पड़ता कहाँ है, देवरिया यूपी। ब्रैकेट में लिख लेना देवरिया यूपी, ठीक है, ये देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये कुशीनारा या कुशीनगर। तो 8वें का सब पॉइंट है, मल्लों की राजधानी कुशीनारा ब्रैकेट में देवरिया उत्तर प्रदेश में थी, जो जहां बुद्ध की मृत्यु हुई थी। देखिए अब आपका अगला जो जनपद आता है वो आता है वस्त जनपद। देखिए वस्त जनपद जो था ये यमुना के तट पर बसा हुआ था। तो 9वां पॉइंट अब आप नोट करेंगे, 9वां पॉइंट, यमुना के तट पर वस्त जनपद था जिसकी राजधानी इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में थी। यमुना के तट पर वत्स जनपद था जिसकी राजधानी इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में थी। देखिए वत्स लोग, जो वत्स लोग थे, ये वही कुरजन थे जो हस्तिनापुर छोड़कर कौशाम्बी में अगर बसे थे। तो 9वें का सब पॉइंट नोट कर लेना कि वत्स लोग वही कुरजन थे जो हस्तिनापुर छोड़कर कौशाम्बी में आकर बसे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10वां पॉइंट है आपका, अब आता है अवंती राज्य। ठीक है, हम अवंती राज्य यहां पे देखेंगे। देखिए अवंती राज्य जो है, मैंने दिखाया था अभी आपको, अवंती राज्य मध्य प्रदेश में पड़ता है। मैं दिखा दे रहा हूं एक बार फिर से, ये रहा अवंती राज्य, यानी कि इसकी ये रहा आपका अवंती राज्य। ठीक है, या मध्य प्रदेश में, आधुनिक मध्य प्रदेश में बोल सकते हैं आप, ये अवंती राज्य रहा यहाँ पर। ठीक है, इसकी उत्तरी सीमा, यानी उत्तर में 2 पार्टों में विभक्त है ये, उत्तर और दक्षिण। उत्तरी राज्य की सीमा जो है, उत्तरी राज्य की राजधानी जो है उज्जैन है, और दक्षिण राज्य की राजधानी इसकी माहिष्मती है। ठीक है, तो 10वां पॉइंट अब आप नोट करेंगे, अवंती राज्य मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगरों में फैला था। ठीक है, यानी अवंती राज्य जो था वो मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगरों में फैला था। अब इसी में सब पॉइंट 10 का सब पॉइंट करेंगे। देखिए इस राज्य के 2 भाग थे, इस राज्य के 2 भाग थे। पहला सब पॉइंट इसमें, पहला सब पॉइंट, उत्तर भाग की राजधानी उज्जैन थी। सेकंड सब पॉइंट, दक्षिण भाग की कौन सी थी, दक्षिण भाग की महिष्मती, दक्षिण भाग की महिष्मती। अब देखिए 10वें का अगला सब पॉइंट नोट कर लेना, 10वें का अगला सब पॉइंट नोट कर लेना, यहां बड़े पैमाने पर लौह कर्म का विकास हुआ और इसकी मजबूत किलेबंदी की गई। यहां बड़े पैमाने पर लौह कर्म का विकास हुआ और इसकी मजबूत किलेबंदी की गई। अब देखिए नोट डाल के अब एक बात लिख लेते हैं। क्या हुआ कि ईसा पूर्व 6वीं सदी के आते आते भारत में जो राजनीतिक इतिहास में, यानी इन राज्यों के बीच जो है प्रभुत्व के लिए संघर्ष स्थापित हो गया, पर प्रभुत्व के लिए संघर्ष स्टार्ट हो गया, यानी कि हमारा वर्चस्व ज्यादा होना चाहिए, हमारा ज्यादा होना चाहिए। इसके लिए इन सभी राज्यों में आपस में फूट पड़ी, यानी इन सभी राज्यों में, इनमें सब में फिर एंड में मगध राज्य जो था वो सबसे शक्तिशाली राज्य बन के उभरा। ठीक है, तो नोट में अब आप लिखेंगे, इन राज्यों में या इन राज्यों के बीच प्रभुत्व के लिए संघर्ष में मगध राज्य सबसे शक्तिशाली बन गया, मगध राज्य सबसे शक्तिशाली बन गया। ये नोट में लिख लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी हेडिंग है आपकी मगध साम्राज्य की स्थापना और विस्तार, यानी मगध साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और इसका विस्तार कैसे हुआ, ये आप अब यहाँ पे जानेंगे। इसमें देखिए पहला पॉइंट अब आप इसमें देखेंगे, नोट करेंगे। देखिए बिंबिसार के शासनकाल में मगध ने जो है एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। पहला पॉइंट यही नोट करेंगे कि बिंबिसार के शासनकाल में मगध ने एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। देखिए ये बिंबिसार जो था ये हर्यंक कुल का था, हर्यक नहीं है, हर्यंक है ये। ठीक है, वह हर्यंक कुल का था और बुद्ध का समकालीन था। 8वें का सब पॉइंट लिखेंगे, वह हर्यंक कुल का था तथा बुद्ध का समकालीन था। देखिए बिंबिसार ने क्या किया था, बिंबिसार ने जो है अंग देश, एक अंग देश था, इस पर अधिकार करके इसका शासन अपने पुत्र को, अजातशत्रु को सौंप दिया था। तो सेकंड पॉइंट नोट करेंगे अब आप, सेकंड पॉइंट इसी में कि बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार कर, या अंग देश पर अधिकार कर इसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। सेकंड पॉइंट यही है कि बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार कर इसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया।
अब देखिए उस समय क्या था, आपको पता होगा कि जो राजा वगैरह होते थे, जो राजा हैं, वो लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए शादियां करते थे, यानी कि अपनी सीमाएं बढ़ाने के लिए, अपना राजनीतिक फायदा देखने के लिए वो शादियां करते थे और एक से अधिक शादियां करते थे। तो बिंबिसार ने भी 3 शादियां की थी, 3 अलग अलग राजघरानों से इसकी शादियां हुई थी, 3 अलग अलग राजघरानों की यहाँ पर जो राजकुमारियां इसके लिए ब्याही थी। ठीक है, अब देखते हैं वो 3 राजघराने कौन से थे जिससे इसकी शादियां हुई थी। ठीक है, थर्ड पॉइंट नोट करेंगे अब आप, थर्ड पॉइंट अब आप नोट करेंगे, बिंबिसार ने 3 विवाह किए, बिंबिसार ने 3 विवाह किए। अब थर्ड पॉइंट का पहला सब पॉइंट नोट करेंगे, पहला सब पॉइंट, प्रथम पत्नी कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन थी। थर्ड का पहला सब पॉइंट है, प्रथम पत्नी कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन थी। अब इसके आगे ब्रैकेट में लिख लेना, दहेज में काशी मिला, दहेज में काशी ग्राम मिला, या दहेज के रूप में काशी ग्राम प्राप्त हुआ, जो भी लिखना चाहो आप लिख लेना, या दहेज में काशी मिला, इस तरह से लिख लेना ब्रैकेट में। तो तीसरे का पहला सब पॉइंट हो गया आपका, प्रथम पत्नी कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन थी, ब्रैकेट में दहेज में काशी मिला। ठीक है, अब तीसरे का सेकंड पॉइंट है, यहां पर तीसरे का सेकंड सब पॉइंट है आपका। अब देखिए इसने एक तो कौशल राज की पुत्री इससे कर लिया विवाह, ठीक है, प्रथम पत्नी जो है कौशल राज की पुत्री थी ये और प्रसेनजित की बहन थी। अब अगली कौन सी थी यहां पर, अगली जो थी इसकी सेकंड जो थी वो, अब तीसरे का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे आप, दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेल्लड़ना थी जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट में इंपॉर्टेंट लगा देना, पूछा जाता है कि अजातशत्रु जो है कौन सी रानी से था। ये दूसरे नंबर की रानी थी जिसका नाम था चेल्लड़ना। ठीक है, और ये लिच्छवी राजकुमारी थी। ठीक है, लिच्छवी राजकुमारी थी, वैशाली से बिलोंग करती थी। ये पूछा जाता है, अजातशत्रु वाला पूछा जाता है काफी बार। तो तीसरे का सेकंड सब पॉइंट है आपका कि दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेल्लड़ना थी जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। तीसरे का तीसरा सब पॉइंट है, तीसरे का तीसरा सब पॉइंट है, तीसरी रानी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री थी। तीसरी रानी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की बेटी थी। ठीक है, तो यहां पर ये इनके वैवाहिक संबंध जो हुए थे वो सब राजनीतिक प्रतिष्ठा एक स्थापित हुई इन संबंधों से, क्योंकि अलग अलग राजघरानों से जो है ये शादियां की इन्होंने। तो इससे मगध साम्राज्य को एक बल मिला और मगध साम्राज्य को फैलाने का एक मार्ग प्रशस्त हुआ इसी वजह से। ठीक है, तो आपने तीसरे का तीसरा सब पॉइंट भी नोट कर लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मगध की जो असली शत्रुता थी उस समय अवंती जो राज्य था, अवंती राज्य से थी जिसकी राजधानी उज्जैन थी। क्योंकि जो आपका मालवा वाले क्षेत्र में, यानी कि अगर हम मध्य भारत वाले पोर्शन में देखें तो मध्य भारत में आपका अवंती राज्य और आपका जो पूर्व भारत है, पूर्व भारत में मगध राज, यही 2 बड़े साम्राज्य थे उस समय। यानी कहा जाए अगर हम लोग देखें तो ये 2 बहुत बड़े साम्राज्य थे। लेकिन मगध ने अवंती को पछाड़कर, अवंती को हराकर फिर अपने आप को बड़ा साम्राज्य घोषित कर दिया था, अपने आप को बड़ा साम्राज्य के रूप में स्थापित किया, वो अलग बात है। लेकिन उस समय उसके टाइम पर ये 2 साम्राज्य बहुत बड़े बड़े साम्राज्य थे, मगध और दूसरा अवंती। ठीक है, तो अगला पॉइंट अब आप नोट करेंगे, चौथा पॉइंट है यहां पर। ठीक है, मगध की असली शत्रुता अवंती से थी जिसकी राजधानी उज्जैन में थी। मगध की असली शत्रुता अवंती से थी जिसकी राजधानी उज्जैन में थी। चौथे का सब पॉइंट नोट करेंगे आप, इसके राजा चंडप्रद्योत महासेन की बिंबिसार से लड़ाई हुई, परंतु बाद में मित्रता हो गई। पहले लड़ाई भी हुई लेकिन बाद में ये लोग दोस्त भी बन गए, परंतु बाद में मित्रता हो गई। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं है लेकिन कुछ जगहों पर देखने को मिलता है कि मगध जो राज्य है, मगध राज्य में 80,000 गांव थे, ऐसा मतलब लिखा गया है कहीं कहीं। तो इसमें भी लिखा है कि मगध राज्य में 80,000 गांव थे। ठीक है, तो 5वां पॉइंट अब आप नोट करेंगे, मगध राज्य में 80,000 गांव थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मगध की जो पहली राजधानी, यानी मगध की भी 2 राजधानियां थी, जैसे अवंती की 2 राजधानियां थी, ठीक है, उज्जैन और महिष्मती, वैसे मगध की भी 2 राजधानियां बनी। पहली राजधानी इनकी जो थी वो राजगीर थी। अब इसका यानी कौन सा पॉइंट है, छठा पॉइंट है। मगध की पहली राजधानी राजगीर में थी,
उस समय इसे गिरिव्रज कहते थे। उस समय इसे गिरिव्रज कहते। गिरिव्रज क्यों कहते थे मैं बता रहा हूं। ये राजगीर वाला क्षेत्र जो था ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। तो 5 पहाड़ियों से घिरे होने की वजह से ये एक अवैध दुर्ग था और उस समय इतना ज्यादा कोई ना टेक्नोलॉजी का विकास था, ना इतने ज्यादा अस्त्र शस्त्र से या बारूद वाले हथियार थे कि भाई इस दुर्ग को तोड़ लेते। तो उस समय के लिए बहुत ही असंभव बात थी। आज के समय में अगर हम परिकल्पना करें तो आज के समय में तो किले भी बेकार है। यानी आज के समय में आप जो बहुत बड़े किले देख रहे हैं भारत के अंदर, वो भी पल भर में ध्वस्त हो सकते हैं, क्योंकि आजकल तो एयर स्ट्राइक का जमाना है भाई। सर्जिकल स्ट्राइक तो सुनी होगी सभी ने। सर्जिकल स्ट्राइक से मोदी जी ने तो हवा मतलब निकाल दी पाकिस्तान की। तो अब सर्जिकल स्ट्राइक वाला जमाना है अब, तो अब वो किले वगैरह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब तो अगर परिप्रेक्ष्य में अभी वर्तमान में देखें तो अब तो बंकर का चलता है जमाना। यानी बंकर यानी कि न्यूक्लियर अटैक भी होने पर बंकर सुरक्षित रहते हैं, जबकि अब किले वगैरह का तो महत्व चला गया। तो समय के अकॉर्डिंग हर चीज का महत्व होता है, कहने का मतलब यहाँ पर यही है। ठीक है, तो छठा पॉइंट आपका नोट कर लिया होगा आपने कि मगध की पहली राजधानी राजगीर में थी। उस समय इसे गिरिव्रज कहते थे। छठे का सब पॉइंट नोट करेंगे। 5 पहाड़ियों से घिरे होने से राजगीर अवैध दुर्ग हो गया था। 5 पहाड़ियों से घिरे होने से राजगीर अवैध दुर्ग हो गया था। ये छठे का सब पॉइंट है। ठीक है, 7वां पॉइंट अब आप नोट करेंगे। अब आप देखिए, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने 544 से 492 ईसा पूर्व तक यानी कि 52 साल शासन किया। ये 7वां पॉइंट आप नोट कर लीजिए। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक 52 साल शासन किया। ठीक है, 7वें का सब पॉइंट नोट करेंगे। 7वें का सब पॉइंट, उसके बाद अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व ने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा कर लिया। यानी 7वें का सब पॉइंट यही है। उसके बाद अजातशत्रु का काल है 492 से 460 ईसा पूर्व में ने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा किया था। ठीक है, देखिए, अजातशत्रु की माता जो थी वो लिच्छवी कुल की थी, लेकिन फिर भी वो लिच्छवी कुल यानी कि वैशाली पर हमला करना चाहता था। फिर भी वो वैशाली से द्वेष मानता था। उसका मानना यह था कि वैशाली का भी वैभव अच्छा खासा था, तो उसने काफी समय यानी कि वैशाली के वैभव को नष्ट करने में भी लगा दिया। यानी उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि हमारी ननिहाल है वहां पर, बस वो उनसे जलन रखता था, द्वेष रखता था। इसीलिए उसने जो है षड्यंत्र रचकर वैशाली को नष्ट करने की पूरी कोशिश की और वैशाली पर हमला भी किया। ठीक है, तो 8वां पॉइंट आप नोट करेंगे। अजातशत्रु की माता लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी, फिर भी उसने वैशाली पर हमला किया। 8वां पॉइंट यही है कि अजातशत्रु की माता लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी, फिर भी उसने वैशाली पर हमला किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अजातशत्रु के टाइम में जो पहले मैंने बताया था कि चंड प्रद्योत और बिंबिसार की मित्रता हो गई थी, लेकिन अब जैसे ही बिंबिसार की मौत हो गई तो अवंती भी अब एक स्वतंत्र शासक के रूप में उभर के आया। तो अब यहाँ पर जो अजातशत्रु का टाइम है, अजातशत्रु के टाइम में इसकी प्रतिद्वंदता फिर से अवंती शासक से हो गई। ठीक है, फिर से इसका जो था यानी इसकी प्रतिद्वंदता फिर से इसने अवंती शासक से हो गई। तो अब 9वां पॉइंट अब आप नोट करेंगे। अजातशत्रु के प्रतिद्वंदियों में अवंती का शासक अधिक शक्तिशाली था। यानी अजातशत्रु के जो प्रतिद्वंदी थे तो उनमें अवंती का शासक शक्तिशाली था। ठीक है, 9वें का सब पॉइंट नोट करेंगे आप। 9वें का सब पॉइंट, अवंती के राजाओं ने कौशांबी के वत्सों को हराया था। ठीक है, कौशांबी के वत्सों को हराया था और मगध पर हमला करने की धमकी दे रहे थे। देखिए, यही चिंता थी, इसी वजह से उसे डर था अजातशत्रु को कि भाई एक बहुत बड़ा राज्य है अवंती, शक्तिशाली हमारा दुश्मन है और हमला भी करने की धमकी भी दे रहा है। तो इसने जो है राजधानी जो है, फिर ये वहां से अपनी राजधानी इसने हटाई राजगीर से, और इसने अपनी अगली राजधानी जो है पटना बना ली, यानी पाटलिपुत्र। प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। तो इसने
पाटलिपुत्र में जाकर फिर अपनी राजधानी जो है इसने मतलब इसके बाद एक अजातशत्रु के बाद इस शासक हुआ उदयन। उदयन ने वो मगध की गद्दी पर बैठा है, पर उसने अपनी राजधानी जो है वो पटना यानी पाटलिपुत्र में जाके अपनी स्थापित की थी। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है। चलिए 10th पॉइंट अब आप नोट करेंगे, 10वां पॉइंट। अजातशत्रु के बाद उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन नाम है शासक का ही, उदयन। ठीक है, अजातशत्रु के बाद उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, 10वें का सब पॉइंट, उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया। उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया। देखिए पटना जो था वो मुगल साम्राज्य के केंद्र भाग में लगभग पड़ता था। ठीक है, अगला पॉइंट अब आप नोट करेंगे। देखिए पटना भी एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। ये आगे हम जानेंगे कैसे महत्वपूर्ण था, कितनी नदियां आके मिलती थी पटना में, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, इसके महत्व में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी सफलता के कारण में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे नहीं लिखेंगे पॉइंट वो। ठीक है, अब 11वां पॉइंट अब आप नोट करेंगे। 11वां पॉइंट, उदयन के बाद शिशुनागों के वंश का शासन शुरू हुआ। 11वां पॉइंट यही है कि उदयन के बाद शिशुनागों के वंश का शासन शुरू हुआ। अब 11वें का सब पॉइंट देखिए, उदयन के समय क्या घटना घटित हुई है। वे राजधानी को कुछ समय के लिए वैशाली ले गई। वे राजधानी को थोड़े समय के लिए वैशाली ले गए। ठीक है, 11वें का अगला सब पॉइंट, 11वें का सेकंड सब पॉइंट, इन्होंने अवंती यानी मालवा वाला जो राज्य अवंती की शक्ति को तोड़ दिया। यानी कि इन्होंने अवंती की शक्ति को इन्होंने तोड़ना इनका ही बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो 11वें का सेकंड सब पॉइंट यही है, इन्होंने अवंती की शक्ति को तोड़ दिया। 11वें का सेकंड सब पॉइंट, 11वें का थर्ड सब पॉइंट है 11वें का, थर्ड सब पॉइंट है 11वें का। इसके बाद अवंती राज्य मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया और मौर्य साम्राज्य के अंत तक बना रहा। 11वें का सब पॉइंट यही है, इसके बाद अवंती राज्य मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया और मौर्य साम्राज्य के अंत तक बना रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए शिशुनाग के बाद अब नंदों का शासन आता है, नंद वंश का शासन आता है। तो 12वां पॉइंट है, शिशुनागों के बाद नंदों का शासन शुरू हुआ। शिशुनागों के बाद नंदों का शासन शुरू हुआ। देखिए आपको एक फैक्ट की बात मैं बता दूं, यहां पर नंद वंश पहला यानी कि जो नंद वंश का शासक महापद्मनंद था, ये पहला यानी कि भारत के इतिहास का पहला महापद्मनंद पहला शूद्र शासक था। ये बात आपने पढ़ी भी होगी, यानी कि जहाँ डीपली फैक्ट वगैरह की बुकें होती हैं, स्टेट की बुक वगैरह है, वहाँ पढ़ी हुई होगी। महापद्मनंद जो है पहला भारतीय शूद्र शासक था। ठीक है, पहला भारतीय शूद्र शासक था, ये आपको मैंने बता दिया फैक्ट। आपने देखिए एक सीरियल आता था चंद्रगुप्त मौर्य करके, उसमें दिखाया भी है ये, यानी कि उसमें कुछ यानी कि ऐसा नहीं है कि जो आजकल सीरियल आते हैं मतलब सब कुछ फैक्ट ही मतलब तोड़ देते हो, तोड़ मोड़ को पेश करते हो, कुछ फैक्ट फिर भी रहते हैं। तो वहां पर भी आप देख सकते हैं, वहां पर भी महापद्मनंद जो है शूद्र शासक दिखाया गया है। ठीक है, तो 12वां पॉइंट आपने नोट किया होगा, शिशुनागों के बाद नंदों का शासन शुरू हुआ। अब देखिए जो नंद वंश था वो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा मजबूत वंश था। तो इनकी शक्ति के आगे जो है सिकंदर ने भी घुटने टेक दिए थे नंद वंश के समय, क्योंकि नंद के टाइम में ही जो सिकंदर भारत में उसका आक्रमण हुआ, भारत में प्रवेश हुआ था। और उस समय नंद वंश की जो सत्ता थी वो चरमोत्कर्ष पर थी, यानी कि अपने चरम पर थी। तो उसके जो सेना वगैरह थी उसने सुन रखा था कि भाई नंद वंश में यानी नंद साम्राज्य में अच्छी खासी सेना है, बहुत बड़ी सेना है, काफी बड़ी हाथियों की फौज है। जबकि जो उन लोगों की फौज थी वो घोड़ों वाली फौज थी, उनके में हाथी नहीं थे, जबकि इनके पास बहुत ज्यादा संख्या में हाथी भी थे। तो इस वजह से जो सिकंदर के सैनिक थे उनका मनोबल टूट गया था। तो 12वें का सब पॉइंट अब आप नोट करेंगे, 12वें का सब पॉइंट नोट करेंगे आप, इनकी शक्ति के आगे 12वें का सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट है, इनकी शक्ति के आगे सिकंदर ने भी
पूर्व में बढ़ने की हिम्मत नहीं की। यानी किसकी शक्ति के आगे? नंदों की शक्ति के आगे। यानी इसकी शक्ति के आगे सिकंदर ने भी पूर्व में बढ़ने की हिम्मत नहीं की। 12वें का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे आप। 12वें का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे अब आप। सेकंड सब पॉइंट 12वें का यहां पर है, ये वाला है। नंदों ने कलिंग को जीतकर मगध की शक्ति को बढ़ाया और विजय स्मारक के रूप में वे कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाए थे। यानी कि जैन उपासक जिनकी मूर्ति थी यहां पर, तो इसे ये लोग उठा लाए थे। तो 12वें का सेकंड पॉइंट है, सेकंड सब पॉइंट है, नंदों ने कलिंग को जीतकर मगध की शक्ति को बढ़ाया, विजय स्मारक के तौर पर कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाए। 13वां पॉइंट, यानी सॉरी 13वां नहीं, 12वें का तीसरा सब पॉइंट है। 12वें का तीसरा सब पॉइंट है, ये सभी बातें महापद्मनंद के शासनकाल में घटित हुई। ये सभी बातें, यानी इसका फिर बेटा होता है घनानंद, यानी महापद्मनंद के बाद इसका बेटा होता है घनानंद, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था चाणक्य की मदद से। ठीक है, घनानंद को। इसी के साथ नंद वंश एंड हो जाता है और फिर मौर्य वंश स्थापित हो जाता है। यानी इसका पुत्र था घनानंद, महापद्मनंद का पुत्र था घनानंद। ठीक है, तो महापद्मनंद तक तो इतना आ जाता है क्रूर